अच्छा जी। तो आज जो है वो हम पहले अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान स्टडीज से। हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने के लिए हैं पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड भी। और इसके बाद हम दूसरी चीज़ों को भी जो है वो देखते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज की सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान स्टडीज को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान स्टडीज की डिवीजन जो है वो दो तरह से आ जाती है। पहले नंबर पे आ जाएगी प्री पार्टीशन और दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे पास पोस्ट पार्टीशन। प्री पार्टीशन की जो है वो बात की जाए और पोस्ट पार्टीशन की बात की जाए तो 1947 से पहले और 1947 के बाद। तो 1947 से पहले जो है वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपके लिए। जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम एक लिस्ट के तौर पर जो है वो चीज़ें कर लेते हैं। तो सारे मेन जो इवेंट्स हैं वो सारे इवेंट्स आपको भी बता देता हूँ जिससे जो है वो आपको एक प्रॉपर जो है जिसमें से सवालात आ सकते हैं। अच्छा जी। तो जब हम बात करते हैं प्री पार्टीशन जो सारे इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को हम स्टार्ट कर सकते हैं 1857 से ओनवर्ड। अब 1857 ही क्यों? क्योंकि ये जो है वो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में जो है वो इसने काफी एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। वैसे तो इससे पीछे जो है वो और भी डायनेस्टीज भी हैं। मुगल डायनेस्टी आ जाती है, खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, डिफरेंट और इराज आ जाते हैं। लेकिन ये है कि 1857 के बाद जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज हुई, बहुत सारे सिनेरियो चेंज हुए हैं। तो 1857 में उसकी बात की है जिसमें सबसे पहले जो है वो 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। इसी तरह से जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो जंग आज़ादी है। ये जो है वो 1857 की जंग आज़ादी, आपको इसका अंदाजा होगा। इसमें बहादुर शाह जफर जो थे वो लास्ट एम्परर थे। मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। इसमें जो है वो एक रिवोल्ट या रेवोल्यूशन की एक कोशिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट के जी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट के जी। जो है वो इनको भगाया जाए, अंग्रेजों को भगाया जाए और जो है वो यहाँ पे स्टेब्लिश किया जाए, दोबारा से जो है वो अपनी किंगडम को स्टेब्लिश किया जाए। लेकिन बहुत ही वीक थे इस पूरी जो है वो जंग के अंदर। तो इनको जो है बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, उनको जो है वो पुश किया गया। कुछ चीजें जो है उन्होंने कोशिश करने की तो सही, लेकिन उससे पहले बहुत बुरे हालात हो चुके थे। मुगल एम्पायर जो थी वो टोटल एक जो है वो किले तक महदूद रह गई थी। दिल्ली दरबार, दिल्ली किले तक महदूद रह गई थी। तो इस वजह से जो है वो इतने ज्यादा वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सके थे। तो जिसकी ये रीजन हुआ कि या जिससे जो है वो ये नुकसान हुआ कि अंग्रेज हुकूमत ने जो है वो सारा जो मलबा था वो टुवर्ड्स मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी उन्होंने कर दिया। हालांकि इसके अंदर जो है वो और भी लोग शामिल थे, हिंदूज भी शामिल थे, सिख भी शामिल थे, सारे लोग शामिल थे। लेकिन मुसलमानों के ऊपर इसका सारा मलबा आ गया तो कॉन्सिक्वेंसेज जो है मुसलमानों को फेस करने पड़े। तो इसके बाद फिर जो है वो मुसलमानों के लिए काम किया था सर सैयद अहमद खान ने काम स्टार्ट किया। तो वो जो उन्होंने काम किया वो भी मैं सारे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो उसके ईयर्स भी जो याद हो जाएंगे और आपके लिए जो है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प भी होगी। तो सबसे पहले 1858 के अंदर 1857 के बाद क्या हुआ था कि एक एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इंडियन एक्ट 1858 के अंदर। तो एक एक इंडियन एक्ट 1935 के अंदर भी हुआ था। तो इसलिए जो है वो आपने मतलब डिफरेंट एक्ट्स आते रहे हैं। अब ये बताने का मकसद क्या है जी, 18 जो 58 का जो एक्ट है इसमें जो है वो शिफ्ट की गई थी पावर जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से शिफ्ट करके जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद टेक ओवर कर ली थी। तो इस वजह से इस एक्ट की सिग्निफिकेंस है। जितने भी वहां से ब्रिटिश जब एक्ट अप्रूव करते थे तो उससे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम डिस्क्राइब होता था। यहाँ की बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब होती थी कि जी क्या होना है उसके अंदर, फर्दर क्या होने वाला है या किस तरह से पावर शिफ्ट हो रही है। तो मुख्तलिफ एक्ट आते रहे हैं। तो हमने जो है वो ईयर वाइज जब हम देखें तो ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो सर सैयद की मूवमेंट से रिलेटेड भी कुछ सवालात हैं वो मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा। 1859 के अंदर जो है वो मुरादाबाद हाई स्कूल है। तो पहला स्कूल था जो कि सर सैयद ने स्टैब्लिश किया था अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर। जो है वो जब उन्होंने एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी तो पहला स्कूल उन्होंने जो स्टैब्लिश किया वो मुरादाबाद हाई स्कूल था। फिर
1863 के अंदर जो है वो गाजीपुर स्कूल, ये भी सर सैयद ने बनाया था। 1864 के अंदर जो है वो सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी। साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में जो है वो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जी, साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद क्या था, या साइंटिफिक सोसाइटी बनाई किसने थी, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर सैयद ने बनाई थी, और इसका मकसद ये था कि ये ट्रांसलेट करते थे, किताबों को ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश टू उर्दू, ताकि उनको वेस्टर्न जो बुक्स थी उनको जो है अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके। तो ये आ जाता है। फिर उसके बाद जो है वो इवेंट आ जाता है कि 1875 में हम जाते हैं। 1875 के अंदर जो है वो सर सैयद ने एमए स्कूल बनाया था। 1877 के अंदर जो है वो बल्कि उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि 76 में जो है वो बर्थ ऑफ कायदे आजम, बर्थ ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना 1876। तो ये जो है वो 25 दिसंबर 1876, तो ये कायदे आजम की जो है वो बर्थ का ईयर है। उसके बाद जो वो 1877 में जो है वो जनाब बर्थ ऑफ गुलाम इकबाल है। फिर उसके बाद जो है वो 1877 के अंदर ही जो है वो एमयू कॉलेज बन जाता है। ये जो स्कूल बनाया था ये जो है वो कॉलेज बन जाता है 1877 में। और 1870 उसके बाद जो है वो अगर हम देखें तो 78, 79, 80, 81, 82, 83 और 4 में कोई ऐसे में चीजें नहीं नजर आती। फिर 1855 के अंदर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाती है। फिर हम बात करते हैं कि 1886 की। तो 1886 के अंदर जो है वो मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सर सैयद ने एस्टेब्लिश की थी। इसके साथ ही कुछ ऑप्शन थोड़ा सा क्लियर कर दें, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये किसने बनाई? जी जी मैं बता रहा हूँ। 1885 के अंदर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, और इसके जो है वो इसको बनाया था वो यूं जो है वो एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, ये उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। इट वाज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियंस टू पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। बेसिकली तो ये सारे सबके लिए थी, लेकिन बाद में जो है इट वाज डिसाइडेड कि जी ये जो है वो सही तरह से फुलफिल नहीं कर रही है, तो इस वजह से जो है वो इसको फिर मतलब कि फिर मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। तो इस वजह से जो है वो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही पॉइंट आ जाता है। इसमें ये चीज आ जाती है, ए ओ यूं आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, उसके बाद इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो बैनर्जी थे, ठीक है, वो पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें आ जाती हैं। फिर इसी तरह से जो है वो मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इट वाज आल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ये जो है वो सर सैयद ने बनाया था। बल्कि सर सैयद ने जो काम किए हैं उनके आगे जो है वो सर सैयद लिख देता हूँ, ताकि आपको जो है वो क्लियर रहे। वैसे तो हम इसको सेपरेटली भी पढ़ सकते थे, लेकिन मैं इवेंट्स को एक ही तरतीब के अंदर जो है वो, ताकि आपके लिए ये एक नोट्स बन जाएंगे। जब आपका दिल करे आप कर लेंगे, स्कैटर्ड नहीं रहेंगे ना, तो ये सारे इवेंट्स आप एक ही तरतीब में इसको कर सकते हैं। फिर गाजीपुर जो है वो ये भी सर सैयद का ही बनाया हुआ स्कूल था। फिर उसके बाद जो साइंटिफिक सोसाइटी है ये भी सर सैयद का काम है। फिर उसके बाद एमयू, और उसके बाद जो है वो जनाब एमयू कॉलेज जो है ये भी सर सैयद ने ही बनाया था। अच्छा, सर सैयद ने ये जो जिनका कॉलेज था ना, ये जो है वो फिर सर सैयद की बड़ी ख्वाहिश थी कि भी ये कॉलेज जो है ये यूनिवर्सिटी बन जाए, लेकिन वो अपनी जिंदगी में तो नहीं बना सके थे, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी 1898 के अंदर। सर सैयद जो थे वो पैदा हुए थे 1817 में,
और डेथ इनकी 1818 में हो गई, तो इसलिए ये बना नहीं सके थे। लेकिन ये उनकी लाइफ के बाद, उनकी डेथ के बाद जो है वो ये यूनिवर्सिटी बनी और 1920 में बनी, जिसका नाम आज जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। ये एक भारत है। फिर उसके बाद जो है वो 1886 के बाद जो है वो होनगढ़ में कोई ऐसा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट हिस्टोरिकली नजर नहीं आता। हाँ, इसमें जो है वो कुछ चीजें हैं कि भी जैसे जो है वो कायदे आजम बाहर मिनिस्टर बनने चलेंगे, तो वो जब हम कायदे आजम को एज अ पर्सनैलिटी करेंगे तो वो उसमें चीजें आ जाएंगी। तो मेनली सब कॉन्टिनेंट की एज अ होल हिस्ट्री जो है उसमें अगर देखा जाए, फिर 1886 के बाद जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो हम चलते हैं 1905 के ऊपर। बेसिकली तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना, होने को तो बहुत सारी चीजें हैं, जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारे पास कई चीजें आ जाती हैं, छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं। तो लेकिन एग्जामिनेशन में जो पूछी जाती हैं उसमें आ जाती है। तो ये आ जाएगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद जनाब 1906 के अंदर आ जाएगा जी मुस्लिम लीग। फिर जब मुस्लिम लीग बनी है ना 1906 में, 1906 के अच्छा, मुस्लिम लीग का जो है वो ये आपको पता ही होगा कि जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसका पूरा नाम था। तो ये जो मुस्लिम लीग बनी है उससे पहले क्या हुआ था कि जी शिमला डेपुटेशन होता है। शिमला डेपुटेशन में क्या होता है जी, 35 मेंबर्स जो हैं वो जाते हैं, मुस्लिम लीडर्स के लीडरशिप जो है वो जाते हैं शिमला में, जाके जो है वो वायसराय से मिलते हैं और जाके उनसे डिस्कस करते हैं अपना प्लेटफॉर्म। और उसके नतीजे में जो है वो मुस्लिम लीग बन जाती है। तो ये जो 35 मेंबर्स जो है वो भी कई दफा पूछे गए, ये कितने मेंबर्स थे, जो कितने मुसलमान थे जो मिलने गए उस डेपुटेशन का हिस्सा थे। तो वो 35 थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग जब बनी है तो इसको जो है वो 1906 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर देखें तो अल्लामा इकबाल ने जो है वो ज्वाइन कर लिया था। ये दूसरा भी इससे पहले था। उसमें वो पूरा डेलीगेशन था ना, पूरे को पूरे डेपुटेशन डेलीगेशन थे जिन्होंने जो मुस्लिम लीग मुसलमानों ने ही बनाई थी, जिसमें सर आगा खान भी थे, नवाब वकारुल मुल्क थे, नवाब मुस्लिम मुल्क थे। तो ये सारे मिलके जो है वो गए थे इकट्ठे होके, कोई 35 के करीब लोग, 35 लोग गए थे तो उस डेपुटेशन के अंदर। तो फिर इन्होंने उसके बाद तो तीन जो है वो पॉइंट्स थे जो, लेकिन वो पूछे तो नहीं जाते हैं कि भी ये जो लॉयल रहेंगे, ये जो है वो कन्वे करेंगे किस तरह से जो है वो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ये लॉयल रहेंगे। तो इस तरह से जो है वो डिफाइन किए गए थे। तो 1906 में जो है वो जनाब हमें नजर आता है कि जी अल्लामा इकबाल ज्वाइंट। मुस्लिम लीग। उसके बाद जो है वो 1906 की अगर बात की जाए तो कायदे आजम ने जो है वो कांग्रेस ज्वाइन की थी। अच्छा जी, ये हम पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं ना, मैं इसमें ये लिखा हुआ है तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे इसको जो है वो कई दफा इसमें इससे रिलेटेड सवाल जो है वो आ जाते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या ईस्ट और वेस्ट बंगाल को सेपरेट कर दिया गया था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो जो जिसने किया था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन ने इसको जो है वो सेपरेट किया था, डिवाइड कर दिया था, जिससे जो इसकी पॉपुलेशन डिवाइड हो गई थी। तो जिसकी वजह से जो है वो रिजल्टेंटली ये भी पूरा फिनोमिना है वैसे तो। लेकिन ये है कि इसमें जो सवाल आता है वो ये आता है कि 1905 में किसने जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी, तो वो लॉर्ड कर्जन ने की थी। और ये पूछा जा सकता है कि कब हुई थी, तो वो 1905 में हुई थी। और फिर ये आ जाता है कि ये कब नल हो गई थी, खत्म कर दी गई थी, दोबारा मर्ज कर दिया गया था, 1911 में कर दिया गया था। वो भी उसमें फर्दर इसकी तरतीब में आ जाएगा। तो ये आ जाता है जी। उसके बाद जो है वो 1906 के बाद जो है वो जनाब हमारे पास आ जाता है 1909। इसमें आ जाएगा जी विंडो मॉडल रिफॉर्म्स आ जाते हैं। विंडो मॉडल रिफॉर्म्स आते हैं जी, लॉर्ड विंडो और लॉर्ड मॉडल जो है वो रिफॉर्म्स लेके आते हैं सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए।
तो ये हमारे पास आ जाते हैं। इसमें जो है वो कुछ चीजें जो डिस्कस की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो इस तरह से जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो चीजें हुई थी। अच्छा, ये जो है ना, हमें बड़ी डिवीजन नजर आती है। मतलब 1858 का एक्ट है, उन्होंने बिल्कुल ही जो है वो साइड में कर दिया। उन्होंने कहा कि जी इंडियन होगा ही कोई नहीं, किसी भी पॉइंट के ऊपर होगा ही नहीं। फिर उसके बाद मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आते हैं, फिर ऐसा ऐसा थोड़ा सा वो कहते हैं जी चले भी करीब आके थोड़ा बहुत देखें, आप बीच में थोड़ा बहुत इंडल्ज हो जाएं। फिर 1935 के बाद के एक्ट के तहत इलेक्शन करवा के प्रॉपर पावर शिफ्ट करने की कोशिश की गई कि इंडियंस को गवर्नमेंट दी जाए। तो इस तरह से जो है वो चीजें हमें नजर आती हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस के साथ जो है वो उन्होंने चीजों को जो है वो हैंड ओवर करना शुरू किया हुआ था। फिर 1909 की हम बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद 1909 के बाद जो है वो 1911 आ जाता है जी। ये इसमें क्या हुआ था, annulment ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्योंकि मुसलमान मेजोरिटी में आ गए थे, ईस्ट बंगाल के अंदर डिवीजन हो गई थी, दोनों को डिवाइड कर दिया गया। तो बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट जो थे, सेल्फ इंटरेस्ट, वो खत्म हो रहे थे, जिसकी बिना के ऊपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। तो रिजल्टेंटली जो है वो उन्होंने इन्हें ये दोबारा से नल करना पड़ गया, अपनी जो डिवीजन थी, और उसको दोबारा मर्ज करना पड़ गया। ये किया था किंग जॉर्ज फाइव ने 1911 में। वो यहाँ पे आए थे, दिल्ली दरबार में उनकी कोरोनेशन थी और उनकी ताजपोशी थी किंग जॉर्ज फाइव की। तो वो यहाँ पे जब आते हैं तो उनको जो है वो ये उस टाइम पे ये इसको दोबारा से ये खत्म कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो 1911 में ही जो है वो कॉमरेड रसाला था, एक मैगजीन था जो कि लॉन्च किया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। सर क्वेश्चन क्या था? ये जो है वो आम आदमी की एक अखबार के तौर पर कह लें, अखबार की तरह था ये। किया था इसमें, फिर वो आम आदमी की बात होती थी। वो सारी वो कॉमरेड से मुराद अक्सर ये वर्ड से तो यही लिया जाता है, क्योंकि वो कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस था। लेकिन ये कम्युनिज्म से तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आम आदमी की बात तो हो ही रही थी इसमें काफी ज्यादा। फिर इस वजह से इनको काफी कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़े थे। फिर इनको जो है वो कई दफा बंद करना पड़ा, फिर कहीं और से चलाना पड़ा। तो इस तरह से जो है वो कॉमरेड में काफी जो है वो चीजें उनके जो है वो मसाइल में रहे। फिर इसी तरह से जो है वो हम बात करें 1913 की, तो इसमें जो है वो कानपुर मॉस्क मॉस्क का जो है वो इवेंट जो है वो आ जाता है। इसमें क्या हुआ था, कानपुर के अंदर जो है वो एक मस्जिद के अंदर जो है वो काफी ब्लड शेड हुआ था, काफी मुसलमान जो है वो मारे गए थे, सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे। तो इस वजह से ये एक बड़ा इवेंट है जिसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। फिर जनाब हम बात करें तो 1913 में ही जो है वो कायदे आजम क्या करते हैं, मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वो 1916 आ जाता है, जिसके अंदर लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट जो था, इसमें जो है वो कायदे आजम ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। दोनों पार्टीज को जो है वो इकट्ठे बैठे थे, उन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब हिंदुस्तान में जो वो बात हो रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, तो कि दोनों जो जो हैं मुसलमान और जो हिंदूज हैं, उनको जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट होगा उनका। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम। तो इसमें जो कायदे आजम ने दोनों पार्टी के अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। और क्योंकि ही वॉज मेंबर ऑफ बोथ पार्टीज एट दैट टाइम, 1913 में जब कायदे आजम ने ज्वाइन की थी मुस्लिम लीग, तो उन्होंने जो है वो कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। दोनों पार्टीज के मेंबर थे एट द सेम टाइम। सो दैट्स वाई उनको रिजल्टेंटली जो है उनके उस किरदार की वजह से, रोल की वजह से जो है वो उनको एक टाइटल दिया गया था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल दिया, और किसने दिया था, सरोजनी नायडू ने। तो ये भी अक्सर सवाल जो है वो आ जाता है। तो इसको ये लखनऊ पैक्ट का अमल आ जाता है। फिर उसके बाद जो है वो जनाब
इसी दौरान ये के अंदर वैसे वर्ल्ड वाइड जो वॉर इवेंट्स भी चल रहे थे, जैसे 1914 से लेकर 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो ये दुनिया में और भी इवेंट्स थे, लेकिन ये हम क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको उनको अभी टच नहीं कर रहे हैं। तो 1919 की बात की जाए तो फिर खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है वो ये चलाई गई थी ऑटोमन एम्पायर के लिए, क्योंकि जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वो ये चल रहा था कि जी ऑटोमन एम्पायर को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने जो है वो खिलाफत मूवमेंट चला दी। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो यहाँ पे चलाई गई थी मुसलमानों की तरफ से, जिसमें जो है वो गांधी जी ने भी उसको सपोर्ट किया था। वैसे जो है वो मेनली जो है वो इसके अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बड़ा किरदार अदा किया था, रोल प्ले किया था इस मूवमेंट के लिए। तो काफी हाइप भी पकड़ी थी इस मूवमेंट ने, लेकिन फिर वो कामयाब तो नहीं हो सकी ऑब्वियसली, क्योंकि जो है वो यहाँ से उसको कितना का इम्पैक्ट होना था। तो फिर बाद में 1924 में खिलाफत, तो उसको खिलाफत को खत्म कर दिया गया ऑटोमन एम्पायर को। तो फिर जो है वो मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी थी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने। अच्छा, ये मैं जितनी चीजें इसके साथ साथ भी बता रहा हूँ ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी सवाल आते हैं कि ये जो मैंने लिख दिया वो तो लिख ही दिया है ना। तो इसके साथ जो मैं और भी बता रहा हूँ, तो ये कई दफा पूछा गया है कि मुस्तफा किसने मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी। तो वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने रखी। कब रखी? 1924 में। तो उसने, ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती है। तो ये 1919 में ये आ जाता है। तो इसके बाद 1919 के अंदर जो है वो क्लैम्सफोर्ड, मोंटेस्क्यू रिफॉर्म्स आ जाते हैं। ये भी रिफॉर्म जो है ब्रिटेन की तरफ से जो है रिफॉर्म्स आए थे, जिसमें जो है वो चीजें जो है वो डिस्कस की गई थी, कुछ डेवलपमेंट थी मॉडर्न, और ज्यादा जो है वो पावर शिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, तो वो रिफॉर्म्स थे कुछ। तो ये आ जाते हैं 1919 के अंदर ही। फिर जनाब 1919 में ही जो है वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो जाता है। अब जलियांवाला बाग में भी एक बहुत बड़ा ब्लडशेड हुआ था, मसैकर हुआ था, क्योंकि जो है वो वहां पे जनरल डायर जो थे, तो उन्होंने जो है जनाबे वाला जो ओपन फायर कर दिया था, जिसमें जो है वो बाग के अंदर जो बैठे हुए लोग थे, जो वहां पे एक वो एक तरह का प्रोसेशन था, उसके ऊपर एक ओपन फायर कर दिया, जिससे सैकड़ों लोग जो है वो मारे गए थे। इसमें काफी लोग थे, हिंदू भी थे, मतलब वहां पे जो जमा हो गए थे, और मुसलमान भी थे, सिख भी थे। तो सारे काफी लोगों का जो है वो जानी नुकसान हुआ था। तो ये वाला एक बहुत 13 अप्रैल को हुआ था जी, 13 अप्रैल को। तो ये भी कई दफा जो है वो मुझे ये लगता है। अच्छा जी, ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट आ गया 1919 में। फिर उसके बाद जो है 1920 आ जाता है जी। इसमें जो है वो कायदे आजम ने कांग्रेस को जो है वो छोड़ दिया। कायदे आजम 1920 तक दोनों पार्टीज के मेंबर रहे। 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की, कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। तो 20 तक वो दोनों पार्टीज के मेंबर रहे। तो उसके बाद उन्होंने जो है वो 1920 में कांग्रेस भी छोड़ दी। ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया 1920 का इवेंट आ गया। फिर उसके बाद जो है वो अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो है वो अ, दरमियान में सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में कुछ और डेवलपमेंट्स तो हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर जिस सीक्वेंस में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 1928 में जो है वो हम चलते हैं। 1928 के अंदर कुछ चीजें हुई थी, जिसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो 1928 में साइमन कमीशन आ जाता है। इस कमीशन में जो है वो सारी कुछ बाउंड्री से रिलेटेड कुछ और बहुत सारी चीजें वो की गई थी, लेकिन इससे जो है वो दोनों पार्टी भी खुश नहीं थी, क्योंकि इसमें जो है वो कोई, क्योंकि इनका ये ऑब्जेक्शन था, उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी जो है वो इंडियन को शामिल ही नहीं किया गया था। तो 1928 में ये हो गया। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ जाती है इसी के रिएक्शन के अंदर।
नेहरू रिपोर्ट आ गई। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट है ये प्रेजेंट किसने की थी जी? ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। तो इसमें कैसे बनता है इनका रिश्ता क्या है? मोतीलाल नेहरू जो था। मोतीलाल नेहरू जो है वो वालिद थे वो जवाहरलाल नेहरू के। हाँ, ये तो बड़ा। हाँ, वो किसी को भी नहीं पता होता, हमें सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का पता होता है। वैसे मैंने बड़ी दफा कोशिश की याद करने की। हाँ, मोतीलाल नेहरू जो थे वो वालिद थे जवाहरलाल नेहरू के। ही वाज फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो बाद में ही बिकेम द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेहरू बोलता मोतीलाल नेहरू हाँ जी, ये मोतीलाल नेहरू ने दी थी जो फादर थे जवाहरलाल नेहरू के। अच्छा जी, तो ये 1928 में आ गई। फिर जो है वो हम बात करते हैं तो 1929 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो 14 पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि दिए थे, किसने दिए थे जी? कायदे आजम ने। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन है। फिर आगे हम बढ़ते हैं इसको जो है वो 1930 की तरफ। नाइनटीन थर्टी में चलते हैं। 1930 के अंदर क्या हुआ जी? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वैसे तो ये लंदन में हुई थी, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में इसका बड़ा किरदार रहा है, वहाँ पे सारे लीडर्स भी गए थे जो पार्टिसिपेटेड। तो वो सारी जो है वो इसकी हिस्ट्री मौजूद है। फिर उसके बाद 1931 में जो है वो जनाब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो तो इंडिया में बीच में ये हाँ जी, 1930 का वो बिल्कुल वो भी है, खुतबा इलाहाबाद जो है। हाँ जी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में। तो इसमें ये पूछता है कि कहाँ हुई थी? लंदन में एक क्वेश्चन पूछता है। हाँ जी, वो कौन सी जगह गई लंदन में? ये सारी उधर ही हुई थी। सारी लंदन में हुई थी। हाँ, क्योंकि मेरे इल्म के मुताबिक तो फिलहाल ये उधर ही हुई थी। अब अगर कोई उसमें है कोई ऊंच नीच है तो वो बाद में भी देखी जा सकती है। वैसे 1930 में जो है वो खुतबा इलाहाबाद है, इलाहाबाद एड्रेस। पहले तो चली अल्लामा इकबाल ने दिया था इलाहाबाद के अंदर 1930 में। इन्होंने जो है वो दो कौमी नजरिया, मतलब दो कौमी नजरिया तो नहीं कह सकते, मतलब उन्होंने एक नई रियासत का कॉन्सेप्ट उसमें जो है वो दिया था, बताया था उन्होंने कि भी तमाम जो मुस्लिम मेजोरिटी जो एरियाज हैं उनको जो है वो बना दिया जाए, उनको मिला के एक नई स्टेट बना दी जाए। तो ये 1930 में हुआ था। ये काफी दफा रिपीट हुआ है, 2014 के सब इंस्पेक्टर के पेपर में भी आया था। अच्छा जी, 1930, 31, 32 ये हो गई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज आ गई हमारे पास। उसके बाद जो है वो 1933 के अंदर जो है वो पाकिस्तान का नाम जो था वो सजेस्ट किया गया था। किसने किया था? वो किया था कि चौधरी रहमत अली ने। और उन्होंने किया था, उनका एक पैम्फलेट था जिसका नाम था नाउ और नेवर। ये भी उन्होंने बाहर भी जो है वो इसको, इस पैम्फलेट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो उन्होंने वहां पे पाकिस्तान का वर्ड जो है वो यूज किया था। तो इसकी, इससे रिलेटेड कई दफा सवाल आ जाते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो हम बात करें तो 1935 आ जाता है जी। 1935 के अंदर जो इंडियन एक्ट है, इंडियन एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसको कहा जाता है वैसे, पूरा जिसका फुल नेम जो है।
ये 1937 के अंदर जो है वो जनाब इलेक्शन होते हैं। अब इसमें वो पावर शिफ्ट की बात हुई थी ना इस एक्ट में, तो इस एक्ट के तहत ही ये इलेक्शन होते हैं 1937 में। और इसमें जो है वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बन जाती हैं, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनने के बाद जो है वो मतलब कांग्रेस अपनी बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, जिसकी जो है वो फिर 2 साल तक वो हुकूमत रहती है तकरीबन 1939 तक। तो 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज खत्म हो जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि 2 साल बड़े ब्रूटल किस्म के रहे, बहुत सारे जो है वो चीजें फेस करनी पड़ी मुसलमानों को। तो इस वजह से जो है वो इसको काफी सिग्निफिकेंस हासिल है। फिर जो है वो 1939 में जो है वो 22 दिसंबर को जब ये खत्म हुई मिनिस्ट्री, तो 22 दिसंबर को कायदे आजम ने जो है वो अनाउंस किया डे ऑफ डिलीवरेंस। तो ये अनाउंस किया था कायदे आजम ने। उन्होंने कहा डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो सेलिब्रेट किया जाए। उसके बाद जो 1940 में चले जाते हैं, तो इसमें जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की गई। अब ये वो करारदाद है बेसिकली जिसको वो दो कौमी नजरिया वाली यहाँ पे है 1940 के अंदर। तो वो दो कौमी नजरिया की करारदाद, टू नेशन थ्योरी पेश की गई, करारदाद पेश की गई, तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश हो गई। उसके बाद जब वो 1942 में चलते हैं जी, जिसमें जो है क्रिप्स मिशन आ जाता है। क्रिप्स मिशन को उसी तरह से ही जो है वो एक तरह का मिशन था, कम्युनिकेशन थी। यहाँ के इंडियन जो लीडर्स थे उनके साथ एक कम्युनिकेशन थी, एक इवेंट है हिस्ट्री का। तो इसकी डिटेल भी जो है वो अगर हम करेंगे तो फिर उसको देख लेंगे, तो मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। फिर जो है वो 1944 के अंदर जो है वो जनाब जनाब गांधी टाप्स होते हैं। ये आ जाता है 1945 के अंदर जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस। 1946 के अंदर जो है वो कैबिनेट मिशन। 1947 के अंदर जो है वो उसके बाद फिर वो कुछ इवेंट्स रहते हैं, मतलब जैसे जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ जो है वो एड्रेस किया 10 अगस्त को एड्रेस किया कायदे आजम ने। तो वैसे जो है वो 1947 की ओनवर्ड मतलब 47 की जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो इसलिए आ जाता है, 3 जून प्लान आ जाता है, फिर उसके बाद एड्रेस किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ। 1947 में जो है वो फिर बन जाता है, पाकिस्तान बन जाता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अगले जो है वो मराहल स्टार्ट हो जाते हैं। तो होपफुली ये काफी चीजें मैंने कोशिश तो की है कि एक ही सीक्वेंस में जो है वो आपको तमाम इवेंट्स जो है वो कवर करवा दिए जाएं। अब यहाँ तक आपको जो है वो ये आपने याद कर लेने हैं और अच्छी तरह याद कर लेने हैं। इसके बाद और भी जो इसी दौरानिए के अंदर जो है वो बेसिक और भी कोई चीजें होंगी, तो उसको भी हम बाद में जो है वो नोट्स के अंदर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर आपके लिए और आसान हो जाएंगी। अभी यहाँ तक के लिए जो है वो हमारा पाकिस्तान स्टडीज का आज का जो है वो लेक्चर मेरे ख्याल में काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।